नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:1.5 की बात की गई थी या 1:1.5 की बात की गई थी, उसको बदल के आपको भी पता है कि 1:1 कर दिया गया है। तो उसी के संदर्भ में एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि इन फ्यूचर यानी कि फर्दर जितने भी एग्ज़ाम होंगे रेलवे के, उसमें 1:1 में कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। यहाँ पे सर्कुलर जारी हो गया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, रेलवे क्या सोचता है। क्योंकि मैंने जहाँ से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस देखा जाता है, वहाँ मेरे परिचित हैं, क्लर्क हैं। तो क्योंकि आना जाना बना रहता है, डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो आना जाना बना रहता है, तो पता करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों किया गया। तो सर ने हमें यही बताया, मतलब भरवाली तौर पे, क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि मतलब कि लेटर के थ्रू नहीं बताया जा सकता है। भरवाली तौर पे जो ऑफिसर लोग सोचते हैं, वो इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिससे कि आप समझ पाएँ कि ऐसा क्यों किया गया है। मैं इसके पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि लड़कों को ही फायदा होगा। लेकिन ये जो किया गया है वो रेलवे अपने फायदे के लिए किया है, ठीक है ना। तो बात दोनों को समझिएगा कि ऐसा अगर नहीं होता तो अच्छा होता, अगर हो रहा है तो किसका अच्छा हो रहा है और किसका बुरा हो रहा है, दोनों पक्ष को रखेंगे। आप नैरो माइंड से इस चीज़ों को मत लीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जो फैक्ट है उसी को रखने की कोशिश करूंगा। बाकी आप समझदार हैं। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का अभी सेल चल रहा है, जिसके तहत ये जो आपका गोल्डन टिकट इज बैक जो सेल है, जिसके तहत आपको 399 रुपया वाला जो पास है वो आपको 18 मंथ का कर दिया गया है, 12 मंथ से करके, और 39 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर आप मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, यहाँ पे इंडिया के तमाम जो एग्ज़ाम है उसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। कोई भी आपको सेक्शन वीक होता है उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना आपको और भी इसमें लेवल करने की ज़रूरत है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखिएगा, सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड को समझा दूं, उसके बाद इस लेटर में क्या क्या दे रखा है वो मैं पढ़ के आपको एक जिस्ट पॉइंट समझा दूंगा। पहले क्या होता था, देखिएगा, पहले 1.1 लोगों को बुलाया जाता था, ठीक है। यानी कि अगर 100 वैकेंसी है तो 150 लोगों को बुलाया जाता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते थे, 150 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता था। जॉब 100 लोगों को मिलती थी, 100 लोगों में अगर कोई नहीं आया, रिजाइन दे दिया, तो अब ये 50 बंदे बच गए थे, उनको बुलाया जाता था। मैंने एक बार शुरुआत में ही तकरीबन 2-3 साल पहले में मैंने बताया था, एक मेरा परिचित बंदा है, अपने गांव एरिया का ही है, उनका ज्वाइनिंग पता कब आया, 2014 या 13 में शायद उनका मेडिकल वगैरह सब हो गया था। क्या चीज़ का, ये आपका एएलपी का। और ज्वाइनिंग पता है कब आया, 18 के लास्ट में, यानी कि 5 साल बाद ज्वाइनिंग आया। अब रेलवे इस कदर पहले काम करती थी कि सब चीज़ हो जाता था, मेडिकल वगैरह सब हो जाता था, 1:5 रेशियो के तौर पे बुलाते थे, तो जिससे लोगों को लगता था कि मेरा तो नौकरी हो ही गया। और जब 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 5 साल 4 साल बीतने लगते थे तब लगता था कि रेलवे हमारे साथ धोखा किया। तो इस तरीके से पहले वर्क होता था। अब होता क्या था उसमें कि 4 साल पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये मेडिकल वगैरह हो गया। अब वही 4 साल के दरमियान मेडिकल स्टैंडर्ड उस बंदे का ऐसा हो जाता था कि रेलवे को सूट नहीं करता था। सब कुछ कुछ ऐसा हो गया, विकलांगता हो गया या कुछ, मतलब कि भगवान न करे ऐसा हो, तो कुछ ऐसे कंडीशन हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ सर्टेन तो है नहीं कि जो अभी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है 10 दिन के बाद वैसा ही रहेगा। तो रेलवे ये प्रॉब्लम फेस करने लगा। मैं, देखिए, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। मैं ये नहीं जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता है तो ऑब्वियस है स्टूडेंट को ही लॉस है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप, मुझे जैसा बताया गया ऑफिशियली, तो ये आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, लेकिन वही है ना कि डिपार्टमेंट से जो जुड़े हैं वो चीज़ें आपको एक्चुअल बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी कि
मेडिकल हो, अभी जेई की मैं बात कर लेता हूँ अपने ही, मतलब कि हम क्या है ना कि प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं। जेई की जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, मेरा एक दोस्त है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शायद 2 साल हो गए हैं, 2 साल अजमेर जोन से उन्होंने क्वालिफाई किया था। थोड़ा वहाँ टफ मतलब कि गया था कट ऑफ, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से थे, हम तो सिविल में है। मेरा तो सीबीटी 2 में ही नहीं हुआ था, सीबीटी 1 में अच्छे मार्क्स से क्लियर किए थे, फिर भी सीबीटी 2 में नहीं हो पाया था उस समय। तो हमारा सेंटर पे जानते ही क्या हुआ था। तो अब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेरे जो दोस्त हैं बिहार शरीफ के ही हैं, पंकज नाम है। तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है 2 साल पहले। अब वो बंदे वेटिंग में है, ठीक है, वेटिंग में है। अनसर्टेन है कि कब उनका ज्वाइनिंग आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा तो कितना साल बाद आएगा, अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं। सपोज, मैं भगवान के साथ ऐसा नहीं कहता हूँ कि भगवान ऐसा किसी के साथ करे, कि सपोज उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि अब उस पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करता है। रेलवे ने तो उसका मेडिकल चेक कर लिया है पहले ही, 2 साल पहले ही। अब उसकी मजबूरी है कि वो अगर खाली सीट बनती है पीछे से तो उनको बुलाना रेलवे की मजबूरी है। अब इस लफड़े में रेलवे का भी नुकसान है, ये सोचते हैं रेलवे के नज़र से आप देखिए तो, कि उस सपोज कोई ऐसा काम है जो कि वो बंदा कर सकता था। अब वो अलग बात है कि जब वो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेगा और उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड में दिक्कत होगा, फिर भी उसको रेलवे तो निकाल नहीं सकती है, क्योंकि वो परमानेंट जॉब है। समय समय पे ऐसा तो थोड़े ना है कि चेक करते रहती है मेडिकल स्टैंडर्ड इसको इस पोस्ट के लिए। जैसे सपोज अभी 2 साल तक किसी ने नौकरी किया, 4 साल तक नौकरी किया, और 5वें साल उसका मेडिकल स्टैंडर्ड खराब हो गया, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो क्या रेलवे उसको निकाल देगी? नहीं निकालेगी। लेकिन हाँ, ज्वाइनिंग के समय भी उसको नहीं ये कहेगी कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड फिर से चेक होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, उसको फुलफिल करने के लिए ऐसा बदलाव की है। ये रेलवे का तर्क है, या जो भी मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये ऑफिशियली तो नहीं ऐसा बोला गया है, लेकिन आप समझदार हैं, चीज़ों को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये चीज़ें ऐसा है। तो ये रेलवे अपने फ़ायदे के लिए ये सोची है। अब मैं बात कर लेता हूँ स्टूडेंट के नज़रिए से, कि देखिए स्टूडेंट का एक तो सियोरिटी हो जाता है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, तो वो क्या समझेगा कि उसका तो नौकरी, अगर पीछे बैकग्राउंड से खाली होती है सीटें, तो उसका नौकरी सियोर है। अब उसके साथ कुछ भी इंसिडेंट हो जाए, ये तो आप मानते हैं ना। तो ये लड़कों का बेनिफिट था, 1.5:1 के तौर पे बुलाता था, तो लड़कों को बेनिफिट हो जाता था। तो अब लड़के के साथ थोड़ा बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि इस बार भी नहीं बुलाएंगे, लेकिन जैसे ही उनका मेडिकल होगा तुरंत अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ये नोटिस में लिखा हुआ है। पहले क्या होता था कि आपको घर पे छोड़ दिया जाता था और कभी भी बुलाया जाता था, लेकिन अब प्रोविज़न किया गया है कि ये जो गैप है ना, उसको हटा देना है। यानी कि जैसे ही खाली होगा, 100 बच्चे को बुलाया, 100 में 90 बच्चे गए और फिर इसमें भी 10 बच्चे ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो 80 बच्चे बचे, 20 को बुलाओ, डॉक्यूमेंट कराओ, मेडिकल कराओ, ज्वाइनिंग कराओ। इस वाला प्रोसेस को अपनाया गया, क्योंकि इसके पीछे एक और रीज़न था कि ये जो 20 बच्चे बचते थे उनको बुलाने में टाइम लग जाता था, और ये वेटिंग वाले धरना प्रदर्शन करते थे। देखिए, मैं रेलवे का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, आप फिर से समझिएगा, मैं पीछे का बैकग्राउंड क्या चल रहा है ना, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि कोई नहीं समझाया होगा, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश करके चीज़ें लिख दी गई है, बता दी गई होगी कि इसका हिंदी ये होता है, ये चीज़ें रेलवे ने लिखा है। इसके पीछे का बैकग्राउंड आप उस विभाग से जुड़िएगा तभी समझ में आएगा, या उसको जानने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ पे जो बैठते हैं ऑफिस में वो ही बता पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ें को पेपर में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता। तो अब क्या होगा कि अब देखिएगा, इसका हम पूरा जो जिस्ट पॉइंट है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे चेयरमैन को लिखा गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को, रिव्यू ऑफ स्टैंड बाई कैंडिडेट टू कैंसिल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल इंस्ट्रक्शन क्लैरिफिकेशन ऑन परसेंटेज ऑफ स्टैंड बाई लिस्ट टू बी मेंटेन बाई RRB in respect of regular panel for various notified post against EN have been issued wide letter number 2017। यानी कि पहले ये सब जो लेटर है उसमें ये बताया गया था कि हम 1.5 जो टाइम्स है उतना का
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये मेडिकल कराएंगे। उसके बाद देखिएगा, बेस्ड ऑन फैक्ट दैट वैलिडिटी ऑफ पैनल इज 1 ईयर विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय जीएम फॉर अनदर 1 ईयर। इन मेनी केसेस देयर इज नाउ कंसिडरेबल गैप बिटवीन मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डेट ऑफ एक्चुअल अपॉइंटमेंट। वही मैंने शुरुआत में ही समझाया कि जो अपॉइंटमेंट होता है और मेडिकल जो होता है उसमें काफ़ी गैप हो जाते थे, बात समझ रहे हैं। और गैप हो जाते थे तो रेलवे ने ये यहाँ पे नहीं लिखा है कि उससे उनको क्या फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन अगर ये बात लिख देते कि इससे क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो रेलवे के बच्चे अभी ऐसे ही भड़के हुए और भड़क जाते हैं कि रेलवे अपनी मतलब कि फ़ायदे के लिए सोच रहा है, स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं सोच रहा है। तो बात है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, समझ जाइए कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद, इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन इट हैज़ therefore been decided that for document verification the number of candidates to be called initially should be equal to the number of modified vacancy, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि जितना अपॉइंटमेंट होना है उतना ही का हम डीवी और मेडिकल कराएंगे। पीछे का बैकग्राउंड आपको समझ में आया? तो हाँ, ये बात तो सही है कि रेलवे अपना मतलब कि सिक्योरिटी के तौर पे कि हमको बाद में ऐसे कैंडिडेट को ना लेना पड़े जो कि उस स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करते हैं, लेकिन अगर पहले हम मेडिकल करवा लेते हैं वही 0.5 को, तो मजबूरी है कि लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नियम है कि अगर आगे की वैकेंसी खाली होती है तो उनको बुलाए। तो ये चीज़ है, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ वो जो मेडिकल कमज़ोर हो जाता है लोगों को उस गैप के दरमियान उन पे पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मेडिकल बना रहता है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई नहीं कर सकता क्योंकि मेडिकल आपके तो हाथ में है नहीं, थोड़ी बहुत हाथ में है तो चलो ठीक है, दौड़ना फाड़ना है, लेकिन आजकल के दुनिया में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये कोरोना के समय आपको भी पता है। तो ये तो थोड़ा सा बुरा हुआ है, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग के बाद 4 साल 3 साल 2 साल के बाद आप रेलवे एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकते हैं उस मेडिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करने के बावजूद भी, सपोज A1 किसी का है, 2 साल नौकरी करने के बाद C1 हो गया, तो क्या रेलवे उसको निकाल देगी? कहेगी कि अब तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि इस पोस्ट पे C1 का अगर काम कराएंगे तो डेंजर स्थिति में है आप, तो नहीं निकालती है ना। तो इस स्थिति को जब वो कोप अप कर सकती है तो कम से कम कैंडिडेट के नज़रिए से सोचना चाहिए कि भाई ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, 2 साल चलो ठीक है, लेकिन अगर वो ज्वाइनिंग के बाद ऐसा उसके साथ होता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करता है, तो क्या हम उसको निकालते हैं? नहीं निकालते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कि बाहर जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं उस पर इस तरीके की चीज़ें थोप दी जाए? तो मैं तो सोचता हूँ कि ये थोड़ा सा बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा देखिए कैंडिडेट को भी, क्योंकि वो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना धक्कम मुक्कम खा रहे हैं, इतना मतलब हड़ताल प्रदर्शन, इतना पढ़ना, उसके बाद भी कुछ चीज़ों की वजह से मेडिकल जो कि आदमी के हाथ में नहीं होता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस पर वीडियो की मांग कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग वीडियो कंपाइल करके बना देता हूँ। आपको भी पता है मैं खुद NTPC CBT 2 की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे टाइम भी बहुत कम मिलता है मेरे को। मेरा एक बेटा भी है तो उसको भी देखना पड़ता है, फैमिली है, माँ है, पिताजी हैं, तो बहुत सारे जॉब है, खुद जॉब करना पड़ता है, वीडियो भी बनाना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते टाइम बहुत कम पड़ जाती है। लेकिन हाँ, मैं एक बार देख के आपका कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।